हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आपसे मेरे चैनल योर स्टडी गाइड पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका सेकंड टॉपिक है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ठीक है दोस्तों, इससे पहले का ये वाला पार्ट जो है वो मैंने आप सभी को कवर करवा दिया था। आई होप आप सभी को वो पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज हम ये वाला पार्ट कवर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट। We can get some idea of the scope of physics by looking at its various sub-disciplines। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो साइंस जो है उसमें एक ही डिसिप्लिन नहीं है, कई सारे डिसिप्लिन्स हैं, जैसे मैथ, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, ऐसे कई सारे डिसिप्लिन्स हैं। तो अगर हमें फ़िज़िक्स में देखना है कि फ़िज़िक्स में कौन कौन सा स्कोप है, तो इस फिज़िक्स के कई सारे डिसिप्लिन्स हैं, जैसे न्यूक्लियर फिज़िक्स है, मैक्रो फिज़िक्स है, माइक्रो फिज़िक्स है ना। और ये सब डिसिप्लिन्स कौन कौन सी चीज़ों के लिए काम आते हैं, कहाँ पे इनसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो ये इस सब चीज़ों को हम स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स के फिज़िक्स टॉपिक में हम पढ़ेंगे। We can get some idea of the scope of physics by looking at its various subdisciplines. Basically, there are two domains of interest. फिज़िक्स में जो इंटरेस्ट हैं, मतलब जो सब डिसिप्लिन्स हैं, मेनली दो डिसिप्लिन्स माने जाते हैं, मैक्रोस्कोपिक फिज़िक्स और माइक्रोस्कोपिक फ़िज़िक्स। मैक्रोस्कोपिक फ़िज़िक्स जो है वो काम आती है लेबोरेटरी में टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। और वहीं पर जो माइक्रोस्कोपिक फ़िज़िक्स है, उस माइक्रोस्कोपिक फ़िज़िक्स में हम एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और न्यूक्लियर फेनोमेना, इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए काम आती है, ठीक है। और सेकंड पार्ट है हमारा क्लासिकल फिज़िक्स। क्लासिकल फिज़िक्स क्या है? क्लासिकल फिज़िक्स डील्स मेनली विद मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना एंड इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइक मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। क्लासिकल फिज़िक्स जो है उसमें हम मेनली 3-4 चीज़ों के बारे में पढ़ाई करते हैं, जैसे कि मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना। मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना में क्या क्या आ जाता है, हमारे मैकेनिक्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स आ जाते हैं, ऑप्टिक्स आ जाती है और थर्मोडायनामिक्स आ जाती है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो जैसे पहले है हमारा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को कहाँ पे फाउंड किया गया था? तो मैकेनिक्स को फाउंड किया जाता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे, ठीक है, और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे, जो कि मोशन के साथ कंसर्न होता है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है दोस्तों? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल पोजीशन अटेन करना, ठीक है। इसके बारे में हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। Rigid and deformable bodies and general systems of particles. The propulsion of a rocket by a jet of ejecting gases, propagation of water waves or sound waves in air, the equilibrium of a bent rod under a load, etc. are problems of mechanics. मैकेनिक्स में हम कौन कौन सी चीज़ों के साथ डील करते हैं, कौन कौन से डिसिप्लिन्स के साथ हम पढ़ते हैं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। जैसे कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हाँ, रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज, जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जैसे रॉकेट का प्रोपल्जन है ना, जेट के थ्रू जो उसकी इजेक्टिंग गैसेज होती हैं, वाटर वेव्स का प्रोपेगेशन मतलब बनना, वाटर वेव्स का बनना, साउंड वेव्स का, हवा के अंदर साउंड वेव्स का बनना, द इक्विलिब्रियम ऑफ अ बेंट रॉड अंडर अ लोड, कोई भी लोड होता है उसके अंदर जो रॉड होती है, इक्विलिब्रियम की वजह से उसका बेंट होना, मतलब वो कितना लोड सहन कर सकती है, ठीक है, एक्सेट्रा आर प्रॉब्लम्स ऑफ मैकेनिक्स। ये सभी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैकेनिक्स के अंदर डील करी जाती हैं, हम इन्हें मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स डील्स विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इसके तो नाम से पता लग रहा है आपको कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फेनोमेना के बारे में पढ़ते हैं, जो कि चार्ज्ड और मैग्नेटिक बॉडीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है। एसोसिएटेड मतलब जुड़ा हुआ होना, ठीक है दोस्तों, एसोसिएटेड मीन्स जुड़ा हुआ होना। इट्स बेसिक लॉज वर गिवन बाय कूलम, और इनके जो बेसिक लॉज हैं वो कूलम ने दिए थे, ओयरस्टेड ने दिए थे, ठीक है, एम्पियर और फेराडे, इन सब ने इनके लॉज दिए थे। एंड इनकैप्सुलेटेड, हाँ,
and encapsulated by Maxwell in his famous set of equations. Encapsulated मतलब एक टाइप से यूज करना, और जो मैक्सवेल की जो इक्वेशन है ना, मैक्सवेल की जो फेमस सेट ऑफ इक्वेशंस हैं, मैक्सवेल ने इन सब को यूज किया था, ठीक है। सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे थे हम एम्पियर और फेरेडे, और इन सबको इनकैप्सुलेटेड किया गया था मैक्सवेल ने अपनी फेमस सेट ऑफ इक्वेशंस के अंदर, मतलब यूज़ किया था एक टाइप से। द मोशन ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द मोशन ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी ऐसा कंडक्टर जो करंट कैरी कर रहा है ना, द रिस्पॉन्स ऑफ अ सर्किट टू एन एसी वोल्टेज, एसी मतलब अल्टरनेट करंट, वोल्टेज सिग्नल, ठीक है। द वर्किंग ऑफ एन एंटीना, द प्रोपेगेशन ऑफ रेडियो वेव्स इन द आयोनोस्फीयर एक्सेट्रा आर प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ, मैग्नेटिक बॉडीज़ के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, जिनके लॉज जो हैं कूलम्ब, ओयरस्टेड, एम्पियर, फैराडे ने दिए थे, और इन सब को एनकैप्सुलेट किया था मैक्सवेल ने अपनी फेमस सेट ऑफ इक्वेशंस में, ठीक है। और अगर इनके एग्जांपल्स की हम बात करें तो इनके एग्जांपल्स कौन कौन से आ जाते हैं, इनके एग्जांपल्स में आ जाते हैं जैसे कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, ठीक है, किसी सर्किट का अल्टरनेट करंट के लिए रिस्पॉन्स करना, जो कि एक सिग्नल टाइप में होता है। एंटीना कैसे वर्क करता है, आयोनोस्फीयर के अंदर रेडियो वेव्स कैसे प्रोपिगेट होती हैं यानी बनती हैं, इन सब प्रॉब्लम्स को हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि इनके साथ हम डील करते हैं। ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स के बारे में आपने 10th में पढ़ा हुआ था, ठीक है। वैसे इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपने 10th में पढ़ा हुआ था, इसीलिए बोलते हैं कि यू विल रीड इन योर हायर क्लासेस। ऑप्टिक्स डील्स with the phenomena involving light, the working of telescopes and microscopes, colors exhibited by thin films, etc. The topics in optics, ठीक है। और ऑप्टिक्स में हम किसके साथ डील करते हैं, उन सभी चीज़ों के साथ डील करते हैं जिनमें लाइट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। टेलीस्कोप कैसे वर्क करता है, माइक्रोस्कोप्स कैसे वर्क करते हैं, थिन फिल्म्स के अंदर जो कलर्स एग्जिबिट होते हैं वो कैसे होते हैं, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो ऑप्टिक्स के अंडर आ जाते हैं, और हम ऑप्टिक्स के अंडर ही इनको स्टडी करते हैं या फिर इनके साथ डील करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स इन कॉन्ट्रास्ट टू मैकेनिक्स डज नॉट डील विद द मोशन ऑफ बॉडीज एज अ होल। थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो हैं दोस्तों वो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में हम जो बॉडीज मूव करती हैं, मतलब मूविंग, थर्मोडायनेमिक्स इन कॉन्ट्रास्ट टू मैकेनिक्स डज नॉट डील विद द मोशन ऑफ बॉडीज। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स जो है वो बॉडीज के मोशन के साथ डील नहीं करता है, रेदर इट डील्स विद सिस्टम्स इन मैक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो थर्मोडायनेमिक्स it deals with systems in macroscopic equilibrium। थर्मोडायनेमिक्स मैक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम के सिस्टम के साथ जो है वो डील करता है, ठीक है। और जैसे इसके अंदर एग्जांपल कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे हमारा इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी एक्सेट्रा ऑफ द सिस्टम थ्रू एक्सटर्नल वर्क एंड ट्रांसफर ऑफ हीट, द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स, द डायरेक्शन ऑफ अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस एक्सेट्रा आर प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरेस्ट इन थर्मोडायनेमिक्स। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में मेनली हम कौन कौन से टॉपिक्स के साथ डील करते हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी, ये सब के साथ डील करते हैं, ऐसे सिस्टम के साथ जो एक्सटर्नल वर्क के थ्रू काम करता है, ठीक है। और ट्रांसफ़र ऑफ हीट जैसे, और हीट इंजन्स की एफिशिएंसी, रेफ्रिजरेटर्स, है ना, या फिर फिजिकल और केमिकल प्रोसेस की डायरेक्शन, इन सब प्रॉब्लम्स को हम थर्मोडायनेमिक्स के अंडर हम स्टडी करते हैं।
द मैक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब तो संविधान होता है, कोई बात नहीं। The macroscopic domain of physics deals with the constitution and structure of matter at the minute scales of atoms and nuclei, and even lower scales of length, and their interaction with different probes such as electrons, photons, and other elementary particles. Classical physics is inadequate to handle this domain, and quantum theory is currently accepted as the proper framework for explaining microscopic phenomena. Overall, the edifice of physics is beautiful and imposing, and you will appreciate it more as you pursue the subject. तो दोस्तों, इस वाले पैराग्राफ में हमसे कहा गया है कि फिज़िक्स का माइक्रोस्कोपिक डोमेन जो है, या फिर यूँ कहें कि माइक्रोस्कोपिक डिसिप्लिन जो है वो मैटर के कॉन्स्टिट्यूशन और स्ट्रक्चर के साथ साथ डील करता है मिनट स्केल्स में, यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे कि एटम्स और न्यूक्लियाई की फॉर्म में, ठीक है, एंड इवन लोअर स्केल्स ऑफ लेंथ एंड देयर इंटरेक्शन विद डिफरेंट probes such as electrons, protons and other elementary particles. इन सब चीज़ों के साथ साथ हम डील करते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन में, ठीक है। और क्लासिकल फिजिक्स जो है वो इन सब डोमेन्स को बताने के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, इन सब चीज़ों के साथ डील करने के लिए क्लासिकल फिजिक्स जो है वो इनएडिक्वेट है, मतलब ये डील नहीं कर सकती। इसलिए इन सब चीज़ों के लिए करंटली एक न्यू थ्योरी बनी है जिसका नाम है क्वांटम थ्योरी, ठीक है। और ये क्वांटम थ्योरी जो है वो माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही अच्छा, मतलब प्रॉपर फ्रेमवर्क बताया गया है इसको, ठीक है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बस यहीं तक था, मतलब आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, और पढ़ाई करते रहिए।